नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 86वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है दल बदल कानून, उसको समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही आसान सी भाषा में। सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, जब हमारे संविधान की पुस्तक को लिखा जा रहा था, तो उस समय पर इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी। हम देख सकते हैं कि पूरे भारत में एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही अपना इस प्रकार से वर्चस्व था कि संपूर्ण देश में उसकी सरकार बनती आ रही थी। हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है और हम देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो महत्वता है वह धीरे धीरे गिरती हुई दिखाई देती है। कब? जब इमरजेंसी का समय आता है 1975 से लेकर 77 तक कांग्रेस की सरकार के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिससे जनमानस असंतोष पैदा कर देता है। और हम देख सकते हैं जब जनमानस यानी जनता का असंतोष यहाँ पर निकल कर आता है तो वो अपनी अलग पार्टी बनाने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। और हम देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के दल निकल कर आते हैं। कुछ दल ऐसे होते हैं जो कांग्रेस से निकल कर अपना अलग अलग पार्टी बनाने की, अलग दल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कोशिश में हम देख सकते हैं कि कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है, नॉन कांग्रेस सरकार यानी बिना कांग्रेस सरकार की पार्टी यहाँ पर जीत कर आती हैं। जैसे ही इस प्रकार की बातें होती हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के विवाद होना प्रारंभ हो जाते हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि राज्य में ही विवाद होते हैं, और जिसमें हम देख सकते हैं कि एक राज्य में पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हुआ करती हैं। और दूसरे विवादों की बात करें तो वह विवाद इस प्रकार से होते हैं कि जो हमारा केंद्र होता है, केंद्र में अलग सरकार निकल कर आती है, राज्य में अलग सरकार निकल कर आती है, जिसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा अपने लेक्चर्स में की है। किस किस प्रकार से केंद्र व राज्य के बीच विवाद होते हैं। तो आज के अध्ययन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। और हम देख सकते हैं कि क्या होता था कि जो विधायक और सांसद जो कि लोकसभा व विधानसभा के सदस्य माने जाते हैं, वह एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी को समर्थन दे देते थे। एक आया राम गया राम करके कॉन्सेप्ट आया, एक एमएलए हुआ करते थे, उनके द्वारा ही इसी प्रकार के कार्य किए गए। उन्होंने 15 दिन के अंदर देख सकते हैं कि 3 से 4 बार पार्टियां को बदल दिया था। तो हम देख सकते हैं वह कांग्रेस में आ जाते थे और यूनाइटेड फ्रंट में भी आ जाते थे। तो इस प्रकार वह पार्टियों से दल बदल कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आया राम गया राम का फॉर्मूला भी या सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। आइए इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमारे बीच बनते हैं, और जिसमें कन्फ्यूजन होती है आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। दल बदल कानून को हम समझें तो भारत की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक एक ही सरकार रही। तो हम देख सकते हैं कि कांग्रेस जो सरकार हुआ करती थी वह लंबे समय तक हमारे यहाँ पर रही, जिसमें राजनीतिक अलगाव होने की संभावना नहीं थी। हम देख सकते हैं जब एक ही पार्टी है तो एक ही पार्टी में विवाद की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि रूस जो कि अन्य देशों से लड़ रहा है, चाइना जो कि अन्य देशों के साथ अपने आप को टैकल कर रहा है, दूसरे देशों पर अपना अधिकार कर रहा है, वह क्यों कर पा रहा है? इसके पीछे मेन कारण है कि उनके पास आंतरिक विवाद की कोई भी संभावना नहीं है। शी जिनपिंग जी है वो जो कि चीन के राष्ट्रपति जी हैं, तो हम देख सकते हैं कि उनकी यहाँ पर आंतरिक अलगाव की कोई भी यहाँ पर दूसरी पार्टी निकल कर नहीं आती। यहाँ पर सिंगल पार्टी रूल चलता है। और व्लादिमीर पुतिन जी हैं तो वो भी इसी प्रकार की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यहाँ पर भी लंबे समय से एक ही सरकार चली आ रही है। तो हम देख सकते हैं जब एक ही पार्टी का वर्चस्व होता है तो उसकी यहाँ पर आंतरिक अलगाव यानी देश के अंदर ही अलगाव की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस का वर्चस्व जब भारत में हुआ करता था तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार चल रही थी और कोई भी अलगाव नहीं हो रहा था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जब कोई सरकार तानाशाही रवैये के साथ आगे बढ़ती है तो इसके विरोध होने लगते हैं। अब हम देख सकते हैं कि 1977 तक तो यह बातें अच्छे से चली। 1975 में जो कांग्रेस की नीतियां निकल कर आई, इसमें आपातकाल को जो भारत को जो आपातकाल देखना पड़ा, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही तानाशाही तरीके से भारत में ये जो कि भारत के जो व्यवस्थाएं हैं उनको नियंत्रित किया गया। तो इसी से जो जनमानस था वह क्या हो गया, आक्रोश में आ गया और यहाँ की व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करने लगा।
और हम देख सकते हैं कि आपातकाल की समाप्ति की जैसे ही घोषणा की गई तो नए दल निकल कर आए और हम देख सकते हैं देश में नई राजनीतिक पार्टियों का आगाज होना प्रारंभ कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि राज्यों को अलग अलग सरकारें निकल कर आती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद भी होना प्रारंभ हो जाते हैं। जब केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्य में अलग सरकार होती है तो आप देख ही सकते हैं कि जब दो अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो कुछ मतभेद यहाँ पर होते ही हैं। अपनी सरकार बनाने की होड़ में नेताओं की खरीद फरोख्त भी होने लगी और हम देख सकते हैं कि यहाँ से आया राम गया राम का सिद्धांत भी निकल कर आया। लोग जो नेता हुआ करते थे उनके लोभ लुभावनवाद की नीति हम आज भी देख सकते हैं कि किस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पार्टी को अलग करने के लिए किस प्रकार से होटलों में विधायकों सांसदों के लिए रख दिया जाता है और सरकार को गिराने का प्रयास किया जाता है। मध्य प्रदेश आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, यहाँ पर कांग्रेस से बीजेपी सरकार आई और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि राजस्थान में भी इसी प्रकार की बात चल रही थी। और हम देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी सरकार गिरी और हम देख सकते हैं कि शिवसेना के जो सीएम थे वह बदल गए और हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार के कार्य बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं और जो नेता होते हैं वह अपने लूप होल्स खोज लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इस पर नियंत्रण लगाने के लिए दल बदल कानून को लाया गया और हम सबसे पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार की समस्या इनके सामने थी। विधायकों सांसदों को इसी प्रकार से खरीदा जाने लगा, इसी कारण स्थायी सरकार नहीं बन पा रही थी। जिस प्रकार की स्थायी सरकार पहले हुआ करती थी उस प्रकार की सरकार नहीं बन पा रही थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए परिवर्तन लाया गया जिसे दल बदल अधिनियम कहा गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तो आपने यह समझा कि दल बदल कानून एक्चुअल में लाया किस लिए गया है, अब हम समझने पर प्रयास करेंगे कि दल बदल कानून में आखिरकार में था क्या। 1970 से हम देख सकते हैं 77 से यह बात निकल कर आ रही थी और हम देख सकते कि यहाँ पर जब कोई भी समस्या होती है तो तभी या आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप बात आपने सुनी होगी। तो जब हमें आवश्यकता पड़ी इस प्रकार की तो जैसे इस प्रकार की आवश्यकता पहले देखी जाती तो हमारे यहाँ पर जो संविधान था उसमें इस प्रकार की बातें लिख दी जाती। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे समय बीता यहाँ पर सरकार चलने लगी तो समस्याएं भी आने लगी और जैसे ही समस्याएं आई तो उनके समाधान भी निकल कर आए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वही समाधान था। 1985 में यह कानून लाया गया तथा आया राम गया राम जो सरकार से जो मेंबर्स निकल कर दूसरी पार्टियों को समर्थन दे रहे थे तो हम देख सकते थे उस सिद्धांत को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे। इसी कानून को दल बदल निषेध अधिनियम कहा गया। आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इतना उसका वर्चस्व नहीं होता, कोई व्यक्ति यहाँ से निकल कर आते हैं जिनका वर्चस्व होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी पार्टी के दम पर जीतते हैं। उनके पीछे जो सरकार होती है उसकी जो योजनाएं होती हैं, उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसी पर आधारित लोग क्या करते हैं उनको वोट देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस पार्टी के झंडे के नीचे वह जिस व्यक्ति जीत कर आता है तो उसके प्रति उसकी कुछ जवाबदेही होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करते थे, इतनी मेहनत से पार्टी अपने मेंबर्स को जिता रही थी और जब वह जीत जाता था तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता था। तो इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए इस प्रकार का जो अधिनियम है उसको लाया गया। अब हम देख सकते हैं कि यह कहाँ से निकल कर आया। 52वें संविधान संशोधन को आपको याद रखना है। संविधान संशोधन जो कि 368 के अंतर्गत आता है जिसमें कि संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन की शक्ति होती है। तो हम देख सकते हैं कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के माध्यम से इसको लाया गया, किसे, एंटी डिफेक्शन लॉ को। इसके माध्यम से यदि लोकसभा व विधानसभा के सदस्य यदि किसी दल से जीत जाते हैं और छोड़कर दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी उनका जो पर्चा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी सदस्यता छीन ली जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि क्या होता है, यदि किसी पार्टी के से कोई भी सदस्य जीत कर आता है और वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो इस प्रकार का कानून लाने के लिए कुछ पहले से प्रावधान थे उसमें परिवर्तन किए गए। तो अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 191 में परिवर्तन किए गए तथा 10वीं अनुसूची में हम देख सकते हैं दल बदल अधिनियम को रखा गया है। दा से दल बदल, दा से 10 अनुसूची आप याद रख सकते हैं। 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 10वीं अनुसूची में अन्य प्रावधानों को जोड़ा गया। क्या क्या हुआ
हम देख सकते हैं कि अगली 52वें संविधान संशोधन की बात आती है एंटी डिफेक्शन से रिलेटिव, तो वह भी आपको याद रखना है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। यदि आपके ऑप्शन में 91वां संविधान संशोधन आता है तो उसमें भी आप टिक लगा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। इसमें 1/3 सदस्य पार्टी छोड़कर जाते थे तो उन्हें अयोग्य मान दिया जाता था। यानी हम देख सकते हैं कि इस प्रावधान को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। 1/3 का मतलब ये है कि मान लो आप 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों में से यदि 33 सदस्य यहाँ पर निकल कर जाते थे तो हम देख सकते थे कि पहले क्या होता था, इनको क्या मान्यता दी जाती है, इनको योग्य मान लिया जाता था। यानी वास्तव में पार्टी में कोई खोट है और यहाँ से मेंबर्स निकल कर आ रहे हैं, और जैसे ही 91वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको हटाकर 2/3 कर दिया गया। यानी 75% जो सदस्य हैं, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 50 से अधिक जो सदस्य हैं वह निकल कर जाते हैं, तभी इसे योग्य माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। बाकी इससे अधिक कम सदस्य निकलते हैं तो उन्हें अयोग्य मान दिया जाएगा। यानी 91वां संविधान संशोधन आया तो उस संविधान संशोधन से यह बात और भी अधिक स्ट्रिक्ट हो गई। तो हम देख सकते हैं वर्तमान में जो सरकारें गिरी वह किस प्रकार से गिरी। तो वर्तमान में जो सरकारें गिरी उसमें हम देख सकते हैं कि जो मेंबर्स होते थे वह सीधे तौर पर अपना इस्तीफा दे रहे थे, तो इस्तीफा देने के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी। चलिए आगे देखते हैं। अयोग्य साबित करने के प्रावधान किस प्रकार से है। यह 3 प्रकार के सदस्यों पर लागू होता है। यदि सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी का है, यानी किसी राजनीतिक पार्टी से जीत कर आता है और वह पार्टी छोड़ देता है तो उस पर लागू होता है। निर्दलीय सदस्य पर भी लागू हो जाता है और नामित सदस्य पर। यानी तीनों प्रकार के सदस्य, यदि कोई निर्दलीय जीत कर आता है या राजनीतिक पार्टी से रिलेटिव होता है या उसको नामित किया जाता तो यह तीनों पर लागू होते हैं। अब प्रावधानों को यदि हम समझे कि यदि कोई सदस्य पार्टी से जीत कर आता है, यहाँ पर हम पहले की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद दूसरी पार्टी को समर्थन दे देता है तो इस स्थिति में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी देखें, यदि राजनीतिक पार्टी द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, यानी हम इन कारण देख रहे हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे इनको डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि वह पार्टी छोड़ देता है तो भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि वह जो कि इनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं, यानी आप किसी पार्टी से जीत कर आ रहे हैं तो उस पार्टी के प्रति आपकी जवाबदेही है। मान लो आप बीजेपी से जीत कर आ रहे हैं तो बीजेपी के आप सदस्य हुए, तो बीजेपी की जो चीज़ें हैं जो इनके द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करना आपका कर्तव्य होता है। यदि आप उनका कर्तव्य का पालन नहीं करते तो इसके विरोध में इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तथा सदस्यों को इसका पालन नहीं किया जाता तो इस स्थिति में उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब निर्दलीय सदस्य की बात करें, जो कि सीधे तौर पर यहाँ से निर्दलीय रूप से निकल कर आ रहा है, किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं है। निर्दलीय सदस्य यदि किसी पार्टी में जाकर जुड़ जाता है तो उसे अयोग्य साबित कर दिया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं इसे अयोग्य क्यों साबित किया जा सकता है। यहाँ पर संख्या का खेल हो जाता है। मान लो किसी पार्टी के लिए 10 सदस्यों की आवश्यकता है और 10 सदस्य यहाँ पर क्या है, निर्दलीय निकल कर आते हैं, तो यह जो सदस्य यहाँ पर जाकर मिल जाते हैं तो सरकार पलट भी सकती है। जिस पार्टी की सरकार नहीं आना चाहती उस पार्टी की सरकार भी आ सकती है, तो इसको भी इसके दायरे में रख दिया गया है। अब नामित सदस्य की बात करें, यदि नामित सदस्य 6 माह के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, यानी जिसे नामित किया गया है, तो हम देख सकते हैं 6 माह के अंदर यदि उसे क्या किया जाता है, ज्वाइन कर लेता है, तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके पास 6 माह का समय होता है, यह थोड़ा सा उल्टा है, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि 6 माह के अंदर वह किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है। 6 माह के बाद यदि वह किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, यानी सब कुछ देख परख लेता है और उसके बाद ज्वाइन करता है, यानी 6 माह के बाद यदि ज्वाइन करते हैं तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर जाते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनको अयोग्य साबित नहीं किया जाएगा। 2/3 यानी 50% से अधिक सदस्य, यानी हम देख सकते हैं यहाँ पर 75% सदस्य यदि निकल कर जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह माना जाएगा कि उस पार्टी में ही खोट है जब इतनी सारी सदस्य उससे निकल कर जा रहे हैं। अध्यक्ष पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे, यानी अध्यक्ष हम यहाँ पर देख सकते हैं वह स्वतंत्र होता है, वह किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं होता, तो अध्यक्ष पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। आगे देख सकते हैं
डिसाइडिंग अथॉरिटी, यानी किसके द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि इनको हटाया जाना चाहिए। तो डिसाइडिंग अथॉरिटी में हम देखते हैं सदस्यों को अयोग्य साबित करने की शक्ति किसके पास होती है, अध्यक्ष के पास होती है। और इसकी आलोचना भी की जाती है कि अध्यक्ष भी वहाँ से जीत कर आया, उसको क्या जानकारी होगी कि किस प्रकार से इनको अयोग्य घोषित करना है, किस प्रकार इनको योग्य मानना है। तो हम देख सकते हैं इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन डिसाइडिंग अथॉरिटी अध्यक्ष को माना जाता है। तो हम वही पढ़ेंगे। पहले अध्यक्ष के निर्णय कोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पहले इसका जो पद हुआ करता था अध्यक्ष का डिफेक्शन के मामले में, तो यह बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। इसके द्वारा निर्णय लिए जाते थे, तो हम देख सकते हैं कि निर्णयों को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जाती थी और इसका जो फैसला हुआ करता था वह सर्वमान्य मान लिया जाता था। लेकिन की हो तो होलोहन जो केस निकल कर आया, होलोहन केस निकल कर आया, इस केस में क्या हुआ कि इस निर्णय की शक्ति असंवैधानिक बताते हुए क्या कर दिया गया, इसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। नहीं, वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति है कि यदि अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अयोग्य घोषित करने से पहले सदस्यों को समय दिया जाएगा तथा कमेटी की जांच के लिए भी भेजा जाएगा। यानी यहाँ पर एक बात और देखी जा सकती है कि जब कोई जनता के द्वारा जीत कर जाता है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके पास जनता की पावर होती है। यानी हम देख सकते हैं जो हमारे नेताजी हुआ करते हैं उनके पास जनता के यहाँ से जीत कर निकल कर आते हैं तो उनके पास पावर्स दी जाती हैं। यानी लोकतंत्र की सही परिभाषा यह है कि यहाँ पर जनतंत्र चलता है, यानी लोगों का शासन चलता है, लोगों के द्वारा बैठाए हुए मेंबर्स को शक्ति दी जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि उसको हटाना है, उसको अयोग्य घोषित करना है तो उसके लिए कमेटी गठित की जाएगी और हम देख सकते हैं कि उसको पहले समय भी दिया जाएगा अपना जो कि सफाई देने के लिए, जो भी इसके द्वारा इस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि इस प्रकार से यह पार्टी छोड़ रहा था या कुछ भी, तो उसके लिए उसको समय दिया जाएगा। अब हम देख सकते हैं क्या लाभ हुए इनके। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे यहाँ पर आया तो उसके लाभ क्या हुए, लोकतंत्र और भी अधिक मजबूती प्रदान हुई। यानी जहाँ पर खरीद फरोख्त हो रही थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेंबर्स निकल के दूसरी पार्टी में जा रहे थे और हम देख सकते हैं कि बहुत सी अव्यवस्थाएँ यहाँ पर हो रही थी। तो अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कार्य हुए, तो इसमें लोकतंत्र को मजबूती मिली, हमारे लिए यह लाभ हुआ। स्थायी सरकारें चलने लगी, यानी हम देख सकते थे बार बार सरकारें गिरने की संभावना होती थी, फिर से री इलेक्शन कराए जाते थे, सरकार का बहुत सारा पैसा जो खर्चा होता है इलेक्शन में वह हो रहा था, तो उससे भी निजात मिली। राजनीतिक स्थिरता देखने को मिली। हम देख सकते हैं कि पहले राजनीतिक स्थिरता इस प्रकार से नहीं थी कि बार बार सरकारें गिर रही थी और हम देख सकते हैं कि कोई भी पार्टी जीत कर आती थी उसको दूसरे मेंबर्स निकल कर समर्थन दे दिया करते थे और दूसरी सरकार बन जाती थी, तो इससे भी निजात मिली। 2/3 सदस्यों की शक्ति प्रदान की गई, वह अन्य पार्टी में जाकर मिल सकती है। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं 2/3 सदस्य, यदि इतनी मतलब इतना ज़रूरी ये है कि किसी पार्टी को छोड़ना है तो 2/3 सदस्य यदि एक हो जाते हैं तो वह छोड़ भी सकते हैं। बार बार चुनाव कराने से बचाव मिला, यानी बार बार इनकी जो चुनाव कराने की प्रक्रिया थी तो उससे भी निजात मिली। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है। मतभेद तथा पारदर्शिता का अभाव, यानी इसमें मतभेद भी होता है। यानी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ सदस्यों के लिए अलग मान्यताएं, यानी निर्दलीय के लिए अलग है और पार्टी के लिए अलग है, अलग अलग प्रकार के प्रावधान हैं, तो इसमें मतभेद की भी बात की जाती है। पारदर्शिता नहीं है, हम देख सकते हैं कि अध्यक्ष द्वारा हटाया जाता है और भी विभिन्न प्रकार की इसमें बातें होने लगी, तो मतभेद और पारदर्शिता का अभाव है, इस प्रकार की आलोचना की गई। सदस्यों को स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति का अभाव, यानी यदि कोई एक सदस्य वह स्वविवेक से पार्टी को छोड़ना चाहता है तो वह पार्टी को छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो मेंबर्स होता है वह अपने शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ग्रुप में इसको शक्ति दी जाए। समूह में निकलने की शक्ति प्रदान की जाती है, एकल व्यक्ति को शक्ति नहीं दी जाती। यानी यदि 2/3 सदस्य चाहें तो निकल सकते हैं, यानी एक सदस्य यहाँ पर चाहे तो वह नहीं निकल सकता। निर्णय लेने की शक्ति अध्यक्ष को देना, निर्णय लेने की जो अध्यक्ष को शक्ति दी गई थी तो उसकी आलोचना भी की गई, हालांकि इसको सुधार कर न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत लाया गया।
अब हम थोड़ा सा समझते हैं 9वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही प्रमुख हो जाता है, 2003 में निकल कर आया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में निकल कर आया, उसको भी आपको समझने का प्रयास करना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15% सदस्यों को क्या बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री केवल 15% सदस्यों को बनाया जाएगा। एक क्राइटेरिया रख दिया गया 2003 के बाद। हम देख सकते हैं कि मंत्री सभी को नहीं बनाया जा सकता, कुछ विशेष जो नेता हुआ करते हैं, सदस्य हुआ करते हैं, तो उनको मंत्री बनाया जाता है। तो मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो फिर उसे मंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कोई अयोग्य सदस्य है, वह फिर से भी जीत कर आता है, तो उसको क्या बनाया जाएगा, मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। विधानसभा में 15% सदस्य मंत्री होनी चाहिए। या यहाँ पर हम केंद्र की बात कर रहे थे, और हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य में भी 15% सदस्य होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात भी की गई है कि 12 सदस्यों से कम नहीं होना चाहिए। यानी 15% सदस्यों का क्राइटेरिया है, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपको 12 सदस्यों से कम नहीं रखना है, जो कि मंत्री होंगे। 1/3 सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। वहीं यदि 2/3 सदस्य निकल कर आते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो यह बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में निकल कर आया, उसमें यह बात की गई थी कि जो 1/3 सदस्य निकल कर जाते थे, जो कि पहले इनको योग्य माना जाता था और फिर से इनको अयोग्य मान दिया गया, और 1/3 सदस्य जैसे 2/3 सदस्य निकल कर जाते हैं तो उनको योग्य माना जाएगा। तो यह बात आपको यहाँ पर 91वें संविधान संशोधन में याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सी जानकारी प्राप्त की एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, किस प्रकार के प्रावधान हैं, किस प्रकार से अयोग्य साबित किया जाता है, किस प्रकार से इसके प्रावधान हैं, दल बदल अधिनियम, आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से, और करते रहें अपना अध्ययन, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। पिछले कुछ दिन से लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, इसका कारण मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन जैसे जैसे मैं ठीक होता हूँ आपके पूरे लेक्चर आएंगे, और ऐसा अपन प्रयास करेंगे कि यह जो अपने 2 मंथ बचे हैं, इस 2 मंथ में अपन पूरी पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। यानी पूरी पॉलिटी से जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कि जितने भी आपके टॉपिक हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।